नमस्कार, टी सेट चैनल में आपका स्वागत है। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु जो हिंदी अध्यापकों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कंटेंट विषय के अंतर्गत। इस कंटेंट में हमको शब्द परिचय के अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। शब्द परिचय में शब्द की परिभाषा पर अगर हम ध्यान देंगे तो यह परिभाषा इस प्रकार है कि ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो, शब्द कहलाता है। मतलब शब्द परिचय विषय में हमको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी इस प्रकार दिए गए हैं पाठ्यक्रम में। मतलब चाहे आप लोग किसी भी भाषा से संबंधित शब्द या शब्द परिचय के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे तो कई प्रकार के शब्द उसमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले शब्द परिचय, ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह, मतलब वर्ण या ध्वनियों से शब्द बनता है, जो शब्द स्वतंत्र हो और उसका एक निश्चित अर्थ हो, उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, कमल, घर, मनुष्य आदि इस प्रकार के शब्द जो हैं शब्द की परिभाषा के उदाहरण हैं। उसके बाद शब्द भंडार पर ध्यान देंगे तो किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। दुनिया में या हमारे भारत में कई प्रकार के भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक भाषा के लिए अपनी एक शब्द भंडार होती है। तो इस शब्द भंडार में कई प्रकार के शब्द प्राप्त होते हैं। प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार घटता बढ़ता रहता है। जैसे प्रत्येक भाषा में जब भाषा शुरू हुई थी उस समय जितने शब्द हैं वह शब्द कभी कभी लुप्त होते हैं, कभी कभी नए शब्द आकर उस भाषा में मिलते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद शब्द भंडार में समय के साथ साथ नए शब्दों का समावेश होता है तथा कुछ शब्द पुराने होकर लुप्त या व्यर्थ होते हैं। जैसे हिंदी भाषा का विकास के अंतर्गत जैसे हम अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है, तो उसके बाद शुरू में जितने शब्द प्रयोग किए जाते थे उस समय ईस्वी सन में परिवर्तन होकर कई प्रकार के शब्द जो है परिवर्तित होकर या स्थानीय बोलियों से या स्थानीय भाषा से प्रभावित होकर कुछ नए शब्द जुड़ते हैं हिंदी में, या कुछ शब्द जो हैं लुप्त हो जाते हैं या व्यर्थ होते हैं। उसके बाद इस पर उदाहरण के तौर पर देखेंगे, लैपटॉप, टैब, नैनो और मोबाइल जैसे शब्द जो हैं जुड़ते चले जा रहे हैं और शेर, छटांक जैसे पुराने शब्द जो हैं समाप्त होते हैं या लुप्त होते हैं। जैसे दैनिक जीवन में जिस भाषा को हम प्रयोग करते हैं उस भाषा परिवेश में वैज्ञानिक, सांस्कृतिक या रीति रिवाज इस प्रकार भौगोलिक रूप से कई प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो उस प्रभाव के कारण कई प्रकार के शब्द, नए नए शब्द जो हैं हिंदी भाषा में आकर मिलते हैं। उसका उदाहरण यही है, लैपटॉप, टैब, नैनो इस प्रकार शब्द। तो शब्दों का वर्गीकरण अगर हम ध्यान देंगे तो कई प्रकार का वर्गीकरण मिलता है हिंदी में। इतिहास या स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार, मतलब शब्दों का जो प्रकार है उसमें पहला बिंदु है इतिहास या स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। परीक्षार्थी ध्यान दें तो हिंदी भाषा में जितने शब्द प्राप्त होते हैं हमको, इसमें पहला शब्द है स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर कुछ शब्द प्राप्त होते हैं हमको। यह पहला प्रकार है या पहला वर्गीकरण है। उसके बाद दूसरा बिंदु है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। मतलब जो हिंदी भाषा में शब्दों का अर्थ हमको प्राप्त होता है, इसको ध्यान में रखते हुए हम शब्दों का वर्गीकरण में अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा बिंदु है, मतलब तीसरा वर्ग है
या तीसरा प्रकार है प्रयोग की दृष्टि से शब्दों का प्रकार। मतलब हिंदी में जो शब्द प्रयोग करते हैं, प्रयोग के आधार पर कई प्रकार के शब्द जो हैं प्राप्त होते हैं हिंदी में। उसके बाद चौथा वर्ग है रचना की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। मतलब हिंदी में जो रचना की दृष्टि से, मतलब जब हम लेखन के तौर पर, रचना के तौर पर हिंदी को हम प्रयोग करते हैं, तब कई प्रकार के शब्द हम विभाजित करते हैं या वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहला बिंदु मतलब पहला प्रकार इतिहास या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण के अंतर्गत कुछ उपविभाग या उपवर्गीकरण या उप प्रकार हैं, उस पर ध्यान देंगे। इतिहास के आधार पर 4 प्रकार हमारे सामने हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। इस प्रकार 4 प्रकार हम सामान्य जानकारी है, परीक्षार्थी भी जानते होंगे। तो कुछ विद्वानों में मतभेद है, तो कुछ लोग इसका 5वां प्रकार भी जोड़ते हैं जिसका नाम है संकर। मतलब 2 भिन्न भाषा परिवेश या भाषा से संबंधित शब्दों को मिलाकर जो नए शब्द बनते हैं उसको संकर कहते हैं। वह 5वां प्रकार है। तो हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रयोग की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। मतलब प्रयोग जो हिंदी भाषा में प्रयोग के आधार पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो उस प्रयोग को हम 3 रूपों में बांट सकते हैं। पहला है सामान्य शब्द, दूसरा है तकनीकी शब्द और तीसरा है तकनीकेतर शब्द। रचना की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार हैं। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इस प्रकार 3 प्रकार शब्द हमको सामने आते हैं रचना की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण के अंतर्गत। उसके बाद व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। मतलब जो व्याकरण के तौर पर, मतलब व्याकरण की दृष्टि से जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं हिंदी में, उसके आधार पर विकारी और अविकारी 2 रूपों में बांटते हैं। तो विकारी में अगर हम ध्यान देंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 जो हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इस प्रकार अविकारी के अंतर्गत 4 रूपों में हम विभाजित कर सकते हैं, तो व्याकरण की विवेचन की दृष्टि के आधार पर। उसके बाद हम ध्यान देंगे इतिहास और स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जो है। मतलब हिंदी भाषा में जो हम शब्द कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार कई रूपों में बांटा जाता है। इतिहास स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, या अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरण के विवेचन के आधार पर हम विभाजित कर सकते हैं। उसके बाद हम उत्पत्ति के आधार पर अगर हम ध्यान देंगे तो इससे पहले बताया था तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो हम सबसे पहला बिंदु पर ध्यान देंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द की परिभाषा पर अगर हम ध्यान देंगे तो परिभाषा ये है, तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ है उसके समान। मतलब शाब्दिक अर्थ पर ध्यान देंगे तो इसका अर्थ ये होता है कि उसके समान, अर्थात अपने स्रोत संस्कृत भाषा के समान। मतलब संस्कृत भाषा का जो शब्द है उसके समान हम जिन शब्दों को लेते हैं उसको तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो हिंदी भाषा में संस्कृत से जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के, मतलब किसी प्रकार का परिवर्तन ना होते हुए प्रयोग होता है, उन शब्दों का हम इतिहास या स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण कहते हैं। उसके बाद तत्सम शब्दों का उदाहरण देखें एक बार। सुंदर, पुष्प, राजा, पुस्तक, माता, कन्या, अहंकार, विद्या, नित्य, आत्मा, नवीन, तपस्वी। इस प्रकार
ज्यों के त्यों, मतलब संस्कृत में जो शब्द प्रयोग होता है प्राचीन काल से अभी वर्तमान काल तक, उन शब्दों को ज्यों को त्यों, मतलब बिना किसी परिवर्तन से जो हिंदी में लाए हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं हम लोग, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द इनके अतिरिक्त कुछ संस्कृत शब्द ऐसे हैं जिन्हें आज की आवश्यकता अनुसार संस्कृत शब्दों में संस्कृत के उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर बनाकर हम इसमें हिंदी में प्रयोग करते हैं। उन शब्दों को भी हम तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें भी तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, आयुक्त, उत्पादनशील, प्रौद्योगिकी। इस प्रकार जो संस्कृत शब्द हैं उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर कुछ नए शब्द बनाकर हम प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को भी हम तत्सम शब्द कहते हैं, जो हिंदी में दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद तत्सम शब्द इनके अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन्हें संस्कृत भाषा के प्रचलन काल में विदेशी भाषाओं से या अन्य स्रोतों से ले लिया गया था, उन्हें भी तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हम भारत देश में संस्कृत भाषा जो प्राचीन काल से चली आ रही है, उस समय विदेशी भाषाओं के प्रभाव से या स्थानीय बोलियों से या जो हम अलग राज्य कहते हैं उसको हम जनपद कहते हैं, तो उन जनपदों से या कोई गणराज्यों से कई प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। उन बोलियों से जो शब्द लिए गए हैं उनको भी हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे विदेशी लोग आकर यहाँ रहने लगे, उन लोगों की भाषा से आए हुए शब्द भी तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे केंद्र, यह भी स्थानीय या क्षेत्रीय बोलियों से प्रभावित होकर हिंदी में प्रचलन में है। या यवन, यह भी विदेशी या क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में लाए गए हैं। नीर, पुष्प, गण, गंगा, कदली, सिंदूर, मुद्रा और तीर जैसे जितने भी शब्द हैं, ये शब्द जो हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जो विदेशी भाषा से या स्थानीय या क्षेत्रीय बोलियों से या भाषाओं से प्रचलित होते हुए हिंदी भाषा में लिए गए हैं। उन शब्दों को तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में इस प्रकार प्रश्न बन सकता है कि तत्सम शब्द पहचानिए। उदाहरण के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें 4 विकल्प हैं: नया, नव, नावा, नवीन। इस प्रकार जो 4 शब्द हैं पहचानने में कभी कभी हमको कठिनाई महसूस होता है 2 या 3 विकल्पों के अंतर्गत। ध्यान दे परीक्षार्थी, यहाँ नया, नव, नावा, नवीन, इस प्रकार 4 विकल्प हैं। अगर हम इसमें 4 विकल्पों में सही विकल्प का पहचानना है तो नव जो दूसरा विकल्प है वह सही विकल्प है इस प्रश्न के अंतर्गत। इस प्रकार मॉडल के रूप में उदाहरण के तौर पर आपके सामने यह प्रश्न प्रस्तुत है। उसके बाद और एक प्रश्न पर ध्यान देंगे, तत्सम शब्द पहचानिए। यहाँ 4 विकल्प हैं। भाई मतलब स्वर ध्वनि है इसमें। उसके बाद भाइया, भक्त, भ्रातृ, इस प्रकार 4 विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत हैं। तो तत्सम शब्द चांटना है तो चौथा विकल्प जो है वह भ्रातृ यहाँ इस प्रश्न के अंतर्गत सही विकल्प है। तो उसके बाद दूसरा बिंदु है तद्भव, मतलब पहला तत्सम हो गया, उसके बाद दूसरा है तद्भव। तद्भव के अंतर्गत हम अगर ध्यान देंगे तो तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न। इसका अर्थ यह है कि जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के दौरान से गुजरकर, मतलब हिंदी भाषा का विकास जो हम कहते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इस रूप में जितने भी शब्द प्रयुक्त होकर बोलते हुए प्रयोग में लाते हुए परिवर्तन जो भी हुआ है, तो गुजरकर समय के साथ साथ परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। कई प्रकार के शब्द जो हैं संस्कृत से पाली में आकर, फिर पाली से प्राकृत में आकर, प्राकृत से फिर अपभ्रंश में आकर,
फिर हिंदी में प्रचलित हैं उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब उससे उत्पन्न है, शाब्दिक अर्थ है यहाँ। जैसे तत्सम का क्या है, उसके समान, मतलब संस्कृत शब्द के समान। यहाँ तद्भव में उससे उत्पन्न, मतलब संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उन शब्दों से उत्पन्न शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। उसके बाद इस तद्भव शब्द के अंतर्गत उदाहरण देखेंगे तो सप्त शब्द परिवर्तित होकर आज वर्तमान काल में हिंदी में 7 रूप में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार और एक शब्द है सर्प। सर्प शब्द जो है परिवर्तित होकर, मतलब जो जितने भी भाषाएं उन भाषाओं से प्रयोग करते हुए परिवर्तित होकर फिर हिंदी में आकर ये जो है सांप बन गया है। उसके बाद हिंदी मतलब संस्कृत भाषा से कुछ शब्द हैं, ये शब्द जो हैं परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं। शर्करा, शर्करा जो है परिवर्तित होकर हिंदी में आने तक जो है शक्कर बन गया। तो इस प्रकार शर्करा जो है शक्कर बनकर तद्भव के रूप में परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हैं वर्तमान काल में। प्रश्न देखिए, उदाहरण के तौर पर इस प्रकार बन सकता है कि तद्भव शब्द पहचानिए। सामान्य रूप से जानकारी है तो यहाँ 4 विकल्प हैं आपके सामने, अंधकार, अंधेरा, आंकड़न, अकारी। इस प्रकार 4 विकल्प हैं। तो तद्भव शब्द चांटना है तो कुछ तत्सम महसूस होता है, कुछ तद्भव महसूस होंगे, कुछ देश शब्द जैसे भी महसूस होते हैं। विदेशी शब्द तो थोड़ा बहुत जानकारी है हमको तो उसको पहचान सकते हैं, लेकिन तत्सम तद्भव शब्द की बात आती है वहाँ चांटने में या चयन करने में विकल्प को थोड़ा कठिनाई महसूस होता है। तो यहाँ अंधकार, अंधेरा, आंकड़न, अकार्य है। तो यहाँ सही तद्भव विकल्प है अंधेरा। तो अंधेरा चयन करना होगा परीक्षाओं में। इस प्रकार तमाम सारे शब्द आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। थोड़ा बहुत ध्यान देते हुए तत्सम क्या है परिवर्तित होकर तद्भव में क्या आए हैं, तो शब्दों पर अगर हम ध्यान देंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तब आसानी से परीक्षा में पुनस्मरण कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तीसरा बिंदु देशज शब्द। तो देशज शब्द परिभाषा के अंतर्गत देशज शब्द वे कहलाते हैं जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है तथा जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों या जनजातियों की बोलियों से लिए गए हैं। मतलब देशज शब्द में ही उत्तर है या जवाब है। तो ना विदेशी है, ना संस्कृत है, ना संस्कृत से परिवर्तित होकर तद्भव है। बिल्कुल आपको भारत के जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं या स्थानीय जनपद हैं या गणराज्य हैं, गणराज्यों की जो बोलियों से लिए गए हैं, तो उन शब्दों को देश शब्द कहते हैं। तो यहाँ उदाहरण के तौर पर या परिभाषा सबसे पहले ध्यान देंगे, उनका संबंध संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषा परिवारों से हो सकता है, तो उन शब्दों को देश शब्द कहते हैं। मतलब संस्कृत से नहीं है, बिल्कुल स्थानीय जनजाति या स्थानीय जो भी अभी बताया था कि जनपद हो सकते हैं या गणराज्य हो सकते हैं। तो गणराज्यों की जो भी बोलियां हैं या भाषा है, उन भाषाओं के जो भी शब्द यथातथ हिंदी में आए उनको हम देश शब्द कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ झाड़ू, टट्टी, पगड़ी, लोटा, झोला, टांग, ठेठ, खिड़की, थूक, चीनी आदि जो शब्द हैं जैसे शब्द कहलाते हैं। ये जितने भी आपके सामने प्रस्तुत किए हमने, ये सारे शब्द जो हैं हम दैनिक जीवन में हिंदी में बोलचाल के रूप में या कोई लिखित सामग्री पढ़ते हैं, तो लिखित सामग्री में भी इस प्रकार के शब्द कई बार हम पढ़ने के लिए, बोलने के लिए मौका मिला होगा। तो इस प्रकार के शब्द जो हैं देश शब्द कहलाते हैं। उसके बाद चौथा बिंदु है विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से जैसे
अंग्रेजी हो सकते हैं विदेशी, या अरबी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि से हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे भारत देश का जो इतिहास है, इतिहास में अगर आप ध्यान देंगे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, तो प्राचीन काल से लेकर कई विदेशी लोग भारत देश में आक्रमण करके यहाँ रहने लगे, यहाँ प्रशासन चलाने लगे। तो उसका प्रभाव बिल्कुल भारत के प्रत्येक क्षेत्र में था, उसका प्रभाव। तो प्रत्येक क्षेत्र मतलब भाषा भी हो सकता है, संस्कृति भी हो सकती है, या अन्य कई रूपों में जितने भी क्षेत्र को पाए जाते हैं उन क्षेत्रों पर प्रभाव रहा। तो भाषा पर जो प्रभाव रहा, तो उस प्रभाव के अंतर्गत प्राचीन काल में कई लोग आए हैं, आर्य भी बाहर से आए हैं, या उसके बाद आर्य के बाद कई लोग आए हैं। फिर आधुनिक काल आने के बाद यूरोप से, अमेरिका से कई लोग आए हैं, जैसे अंग्रेज़ी मतलब इंग्लैंड से, पुर्तगाली मतलब पोर्चुगीज़ से, या फ्रांसीसी मतलब फ्रांस से। इस प्रकार कई विदेशी लोग भारत देश पर आक्रमण करके यहाँ व्यापार के रूप में आए, उसके बाद यहाँ शासन चलाए। इसलिए उन भाषाओं से संबंधित कई प्रकार के शब्द जो हैं हिंदी में प्रचलित हैं वर्तमान काल में। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं, हम यकीन भी नहीं करेंगे कि ये शब्द जो है इस भाषा की है, ये शब्द जो है इस भाषा की है। तो अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो कई प्रकार के शब्द हमारे सामने आएंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे कि अंग्रेजी भाषा से संबंधित शब्द, जैसे मोटर, पुलिस, गैस, इंजन, कमीशन, कॉलेज, कोर्ट, टेलीफोन, टिकट, राशन, फीस, सिनेमा, स्टेशन, स्कूटर, डिग्री। इस प्रकार कई प्रकार के शब्द हिंदी में प्रयोग करते हैं जो हिंदी भाषा के हैं। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं उत्पत्ति, इतिहास के अंतर्गत। उसके बाद पुर्तगाली के कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे अलमारी, हम दैनिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं हिंदी में। उसके बाद इस्त्री, कुछ लोग इसको इस्त्री भी कहते हैं। तो इस्त्री शब्द भी पुर्तगाली मतलब पोर्चुगीज़, जो यूरोप देश है, पोर्चुगीज़ विदेशी लोग अब भारत देश में आकर रहने लगे, व्यापार के रूप में, उसके बाद शासन चलाए। इस प्रकार कप्तान जो हिंदी में प्रयोग करते हैं, अक्सर जो खेलों के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। उसके बाद गोदान, जो साहित्य के अंतर्गत प्रेमचंद जी की रचना है, गोदान, नीलाम, फिर पादरी, संतरा, बाल्टी, साबुन। इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं हम हिंदी में प्रयोग करते हैं या पढ़ते हैं, बोलचाल के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये जितने भी शब्द हैं, उदाहरण के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत किया, ये शब्द पुर्तगाली शब्द हैं। कभी कभी ये पुर्तगाली शब्द को पहचानने में मुश्किल होता है। जैसे प्रश्न इस प्रकार हो सकता है कि संतरा है फल का नाम, जो संतरा हिंदी में प्रयोग करते हैं वो लगता है हमको देशज शब्द या तद्भव शब्द लगता है, हो सके तो, लेकिन हम यकीन नहीं करेंगे कि ये विदेशी शब्द है। संतरा बिल्कुल हम मानक हिंदी में प्रयोग करते हैं। उसके बाद इस्त्री भी, जैसे कप्तान है, खेलों के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। कप्तान, कप्तान डैश शब्द है, उसके बाद नीचे विकल्प होते हैं, जैसे तत्सम नहीं रहेगा, फिर अन्य रहेंगे, या तत्सम रह सकता है, तद्भव, देशज, विदेशी। तो किस विकल्प पर चयन करेंगे आप बताइए परीक्षार्थी, कि विदेशी शब्द पर चयन करना है। बिल्कुल यहाँ दुविधा में पड़ेंगे आप लोग, कठिनाई महसूस करते हैं इस प्रकार के शब्दों के अंतर्गत। उसके बाद अलमारी भी प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में। अलमारी भी पुर्तगाली शब्द है, जो हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, यह पुर्तगाली शब्द है। उसके बाद गोदान, गोदान बिल्कुल शब्द पढ़ते ही हमको यकीन होगा कि ये साहित्यिक शब्द है, मतलब एक रचना है प्रेमचंद जी की। तो गोदान शब्द जो हैं
पुर्तगाली शब्द हैं। बिल्कुल आपको कठिनाई प्रश्न के रूप में अगर प्रस्तुत करना चाहता है प्रश्न पत्र बनाने वाला, गोदान इससे संबंधित है। परीक्षार्थी ध्यान दें, गोदान इससे संबंधित है। नीचे विकल्प रहेंगे, क्या रहेंगे? विकल्प रहेंगे विदेशी शब्द, देशी शब्द, फिर कोई रचनाकार, मतलब प्रेमचंद जी नहीं रहेंगे वहाँ, फिर कोई दो या एक रचनाकार रहेंगे। तो हमको बिल्कुल हम यह महसूस करते हैं कि बिल्कुल ये मालूम नहीं है, कभी भी नहीं पढ़े हैं, ऐसा लगता है। लेकिन नहीं तो फिर 4 विकल्प जो हैं 4 क्षेत्रों से संबंधित दिए जाते हैं। जैसे एक विदेशी शब्द रहेंगे, एक कोई रचनाकार का नाम दिया जाता है जो प्रेमचंद जी नहीं है, तो लगता है उसी की रचना का नाम भी गोदान होगा। ऐसे हिंदी साहित्य में कई रचनाएं ऐसे हैं, 2 या 3 रचनाएं एक समान होते हैं उसका नाम, लेकिन उसके जो भी रचनाकार हैं अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार विकल्प अलग अलग होते हैं। दुविधा में डालने के लिए प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि गोदान विदेशी शब्द है। उसके बाद फ्रांसीसी शब्द, मतलब फ्रांसीसी मतलब फ्रांस, अंग्रेजी में फ्रेंच कहते हैं। तो फ्रेंच से कई प्रकार के शब्द हिंदी में आकर हम दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। तो काजू, कारतूस, अंग्रेज, कूपन आदि जो शब्द हैं हम हिंदी में प्रयोग करते हैं मानक भाषा के अंतर्गत। जैसे अंग्रेज शब्द अंग्रेजों के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये अंग्रेज शब्द जो है बिल्कुल फ्रांसीसी भाषा शब्द है, हिंदी में वर्तमान काल में भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि अंग्रेज शब्द अंग्रेज डैश भाषा का शब्द है, तो वहाँ विकल्प होगा फ्रांसीसी। अन्य 3 विकल्प होंगे गलत है, अंग्रेजी भी होंगे, पुर्तगाली भी होंगे, या चीनी, जापानी, इस प्रकार विदेशी भाषाओं से संबंधित अन्य 3 विकल्प होते हैं। तो लेकिन सही विकल्प यह है कि फ्रांसीसी शब्द। उसके बाद और एक प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है, जैसे काजू भी प्रयोग करते हैं हम लोग। काजू डैश शब्द है, डैश भाषा का शब्द है, तो वहाँ फ्रांसीसी भी होगा, पुर्तगाली भी होगा, चीनी भी होगा, या यूनानी भी होगा, फिर अन्य जितने भी भारत में आक्रमण किए देश हैं उन भाषाओं से संबंधित विकल्प होते हैं। तो इस प्रकार सही विकल्प आप चयन करना है कि फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। मित्रों, यहाँ ध्यान दीजिए कि सटीक रूप से, जैसे आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया, इन उदाहरणों पर ध्यान दीजिए, खुद आप प्रश्न बनाते जाइए, तभी मतलब कठिन रूप में बनाते जाएंगे तो आपको जवाब या उत्तर जो है बहुत आसान होगा और परीक्षा के समय में पुनस्मरण करने के लिए बिल्कुल किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जापानी शब्द एक आपके सामने प्रस्तुत है कि रिक्शा, दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं बिल्कुल हम। रिक्शा शब्द जो है जापानी भाषा का शब्द है, तो रिक्शा का से संबंधित भी प्रयोग होता है। उसके बाद चीनी भाषा के शब्द, जैसे चाय जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, तो चाय डैश भाषा शब्द है या डैश शब्द, इस प्रकार प्रश्न हो सकता है। तो वहाँ 4 विकल्प होंगे आपको, चीनी, मतलब जापानी या पुर्तगाली, यूनानी, इस प्रकार 3 या 4 भाषा से संबंधित विकल्प होते हैं। तो सही विकल्प यह है कि चीनी भाषा है। जो चाय के लिए हम जो प्रयोग करते हैं शब्द, वह चीनी मतलब चाइनीज़ भाषा से लिए गए हैं हिंदी में। उसके बाद लीची, ये फल का नाम है, लीची मीठा फल है, तो ये लीची भी चीनी भाषा से संबंधित है, चीनी भाषा से हम लेकर हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद नमूने के लिए कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं। कोकिल डैश शब्द है, यहाँ विकल्प है आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो कोकिल जो है तेलुगु भाषी के लिए भी परिचित शब्द है, क्योंकि
तेलुगु भाषा में भी कोकिल शब्द प्रयोग होता है। तो यहाँ 4 विकल्पों में सही विकल्प है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द पहचानिए नमूने के लिए। विकल्प है लोयन, लोचन, नयन, नयना। मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, नयन भी प्रयोग होता है हिंदी में, नयना भी प्रयोग होता है, लोचन भी प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ यह चांटना है कि तत्सम शब्द क्या है इन 4 विकल्पों में। जैसे सही विकल्प है यहाँ लोचन। मतलब अगर आप हिंदी साहित्य पद्य या कविताओं से संबंधित जितने भी रचनाएं हैं, अगर उस पर ध्यान देंगे तो कभी कभी हमको लोचन शब्द भी प्रयोग होता है कविता के क्षेत्र में या पद्य क्षेत्र में। उसके बाद तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने के लिए कुछ नियम हैं। मतलब अगर आप इन नियमों पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, कम से कम त्रुटियों में या त्रुटियां कम करते हुए आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो फिर एक बार दोहरा रहा हूँ परीक्षार्थियों के लिए, जितने भी नियम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं यहाँ, तो इन नियमों पर एक एक नियम को पढ़ते हुए दोहराते हुए जितने भी उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, इन उदाहरणों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप बिल्कुल सही विकल्प चयन कर सकते हैं परीक्षा में। जैसे आपके सामने पहला नियम है, प्रायः तत्सम में व वर्ण या ध्वनि तद्भव में बा हो जाता है। जैसे अगर तत्सम शब्द है उसमें वा है, तो अगर वह शब्द तद्भव में परिवर्तित हो जाता है तो वा जो है बा में परिवर्तित होता है, अल्पप्राण बा। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, जैसे वणिक तत्सम शब्द है, वणिक के लिए बनिया तद्भव शब्द परिवर्तित होकर प्रचलन में आया। यहाँ अगर आपके सामने प्रश्न हो सकता है कि वणिक डैश भाषा का शब्द है या डैश शब्द है, तो तत्सम शब्द छांटना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद बनिया एक शब्द आपके सामने प्रस्तुत होगा, लेकिन बनिया शब्द चयन करने में आपको मुश्किल होगा कि यह तद्भव शब्द है या देश शब्द है, लेकिन यह तद्भव शब्द है। उसके बाद आपके सामने फिर और एक शब्द है वर्षा। वर्षा जो है तत्सम शब्द है। अगर वर्षा शब्द देकर प्रश्न बनता है तो नीचे 4 विकल्पों में आप तत्सम शब्द पर ही चयन करना होगा, तत्सम शब्द को ही चयन करना होगा, क्योंकि यह लगता है तद्भव होगा, नहीं तो देशज होगा, लेकिन यह वर्षा जो है तत्सम शब्द है। फिर उसके बाद बरसात और एक शब्द है हमारे सामने, तो बरसात शब्द तद्भव होगा, लेकिन बरसात चांटने में कभी कभी हमको देश शब्द जैसा भी लगता है। और एक शब्द है वक। वक मतलब संस्कृत में बगुला, यह तद्भव शब्द है। वक जो है तत्सम शब्द है। उसके बाद वर यात्रा। वर यात्रा जो है संस्कृत शब्द है, मतलब तत्सम शब्द है। वर यात्रा के लिए तद्भव शब्द है बारात, अक्सर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो बारात देकर आपको प्रश्न पूछा जाए, यह तद्भव शब्द है। अगर वर यात्रा है, वर यात्रा 2 शब्द भी तत्सम है, लेकिन हमको लगता है तद्भव है, लेकिन आप लोग बिल्कुल दुविधा में ना पड़े। सही विकल्प ये है वर यात्रा जो है तत्सम है। उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए, और कुछ शब्द आपके सामने प्रस्तुत हैं। विवाह, विवाह के लिए तद्भव शब्द होगा ब्याह। वानर तत्सम शब्द के लिए बंदर होगा। उसके बाद विद्युत तत्सम शब्द के लिए बिजली शब्द होगा तद्भव में। उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए, दूसरा नियम, पहला नियम एक हो गए, उससे संबंधित कुछ शब्द आपके सामने प्रस्तुत किया। फिर दूसरा नियम है, प्रायः जिन तत्सम शब्दों में शा होता है उनके तद्भव में सा हो जाता है। फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, मित्रों ध्यान दीजिए, शा तत्सम शब्द परिवर्तित होकर सा हो जाता है तद्भव में।
जैसे उसको अगर विस्तार से अगर आप ध्यान देना है या समझना है, जो तालव्य शा है, मतलब भाषा विज्ञान में अगर भाषा विज्ञान के तौर पर अगर आप समझना है तो तालव्य शा जो है वह दंत्य सा में परिवर्तित होता है देशज शब्द में। उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए मित्रों, तत्सम शब्द श्यामल है, श्यामल के लिए सांवला तद्भव शब्द है, तत्सम से परिवर्तित होकर सांवला बन गया। उसके बाद शुक, शुक के लिए सुवा शब्द तद्भव में प्रयोग होता है। फिर और एक शब्द है शाक, शाक के लिए साग का शब्द प्रयोग होता है तद्भव में। उसके बाद शुंड है, शुंड के लिए सूंड प्रयोग होता है तद्भव में। उसके बाद श्वसुर तत्समय प्रयोग होता है। श्वसुर के लिए तद्भव में शब्द है ससुर। उसके बाद तीसरा नियम है, इस पर ध्यान दीजिएगा, विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। जैसे तत्सम शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कर्पूरः, ज्येष्ठः, इसका तद्भव रूप है कर्पूर ज्येष्ठ। मतलब कर्पूरः जो तत्सम शब्द है, मतलब विसर्ग के रूप में जो शब्द प्रयोग होता है वो 100% तत्सम शब्द है। अगर उसको तद्भव में तद्भव के रूप में ध्यान देना है तो कर्पूर होगा। कभी कभी प्रयोग होता है कि कर्पूर, मतलब संस्कृत में कर्पूरः शब्द प्रयोग होता है, लेकिन तद्भव में कर्पूर, कर्पूर शब्द जो है पढ़ते हैं या बोलचाल के रूप में प्रयोग करते हैं कर्पूर, संस्कृत मतलब तत्सम शब्द जैसा लगता है हमको, लेकिन तद्भव रूप है कर्पूर। उसके बाद और एक शब्द है ज्येष्ठ, मतलब प्रथम आदि के लिए जो प्रयोग करते हैं, ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ पुत्री। तो ज्येष्ठ पढ़ते ही हमको लगता है कि यह तत्सम शब्द है, लेकिन ज्येष्ठ जो है तत्सम नहीं है, तद्भव है। ज्येष्ठः जो विसर्ग के रूप में जो शब्द प्रयोग होता है, प्रायः री का प्रयोग जो है तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है। फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, चौथा नियम, जो री है, स्वर ध्वनि या वर्ण, वह प्रायः जो है तत्सम शब्दों में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे तत्सम शब्द देखिएगा, श्रृंगार, वह परिवर्तित होकर सिंगार हो जाता है। घृत, मतलब घृत में री है, वह घी हो जाता है तद्भव में। फिर और एक शब्द है भ्रातृभार्या, भाभी कहते हैं तद्भव के रूप में। मृत्तिका, मृत्तिका जो है तत्सम शब्द है, वह परिवर्तित होकर तद्भव में मिट्टी हो जाता है। इस प्रकार शब्द मिट्टी शब्द दिया समझिए, उसको चांटना है आप, सही विकल्प। मिट्टी जो है तद्भव है, भाभी जो है तद्भव है। उसके बाद घी जो है तद्भव है। घृत तत्सम है, घृत मतलब घी है, संस्कृत में घृत कहते हैं घी को। उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए, पांचवा नियम क्ष, जो हम व्यंजन में अंतिम ध्वनि या वर्ण के रूप में चर्चा करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्ष का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। जैसे क्षति, क्षत्रिय, नक्षत्र, क्षीर, शिक्षक, तक्ष्य, लक्ष्य, अपेक्षा आदि जो शब्दों में जो क्ष प्रयोग हुआ है, क्ष देखते ही आप चयन करना है तत्सम। जहाँ क्ष प्रयोग होता है वो बिल्कुल आप बिना किसी शंका से या बिना किसी दुविधा से आप उस विकल्प को चयन कीजिए जहाँ तत्सम शब्द लिखा हुआ है। उसके बाद तत्सम शब्द
तद्भव शब्द, इस पर ध्यान देंगे तो यहाँ कुछ तत्सम शब्द होते हैं, फिर कुछ उसका रूप परिवर्तित होकर तद्भव रूप भी हमारे सामने प्रस्तुत हैं। अंगुली तत्सम है, फिर उंगली तद्भव है। अग्नि तत्सम है, अग्नि परिवर्तित होकर आग बन गया तद्भव में। अम्र, अम्र तत्सम है तो परिवर्तित होकर तद्भव बन गया। उद्य, आद्य संस्कृत शब्द है तो आद्य जो है आज बन गया तद्भव में। फिर अंध तत्सम शब्द है, उसका अंधा तद्भव शब्द है। अंधकार तत्सम है तो अंधेरा तद्भव है। बस आपको तत्सम और तद्भव पहचानने भी मुश्किल होता है, तो इसलिए थोड़ा उस दोनों के बीच में जो अंतर है उसको समझते हुए अगर आप अभ्यास करेंगे तो बहुत आसान होगा, सरल होगा। और कुछ अन्य शब्द भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, अर्ध तत्सम शब्द परिवर्तित होकर आधा हो गया। अश्रु परिवर्तित होकर आंसू बन गया शब्द। उसके बाद अस्थि तत्सम शब्द परिवर्तित होकर हड्डी तद्भव शब्द बन गया। फिर अक्षी परिवर्तित होकर आंख तद्भव हो गया। फिर आश्रय तत्सम शब्द परिवर्तित होकर आसरा तद्भव शब्द में के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर और एक शब्द है उज्ज्वल। कई बार हम दो संयुक्त व्यंजन प्रयोग होते हैं इस प्रकार के शब्दों में। यह हिंदी भाषा की विशेषता है जो उज्ज्वल शब्द है। तो उज्ज्वल शब्द जो है तत्सम है तो इसका तद्भव रूप है उजाला। इस प्रकार अन्य शब्द आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कुछ शब्द। तो उलूक तत्सम शब्द परिवर्तित होकर उल्लू बन गया तद्भव में। ओष्ठ तत्सम शब्द जो है तद्भव में ओठ के रूप में परिवर्तित हो गया। कपोत संस्कृत शब्द है तो यह कपोत जो है कबूतर के रूप में तद्भव में प्रचलन में है। गृह संस्कृत शब्द है। गृह जो है घर के रूप में परिवर्तित होकर हिंदी में आया। फिर उसके बाद ग्राम तत्सम शब्द है, फिर तद्भव में गांव के रूप में प्रचलन में आया। उसके बाद गर्धभ, गर्धभ शब्द जो है तत्सम है, यह गधा के रूप में तद्भव में प्रचलित है वर्तमान काल में भी। फिर कुछ शब्द हैं तत्सम के रूप में घोटक, घोटक शब्द जो है तद्भव में परिवर्तित होकर घोड़ा हो गया महाप्राण घा के रूप में। तो घृत, इससे पहले भी चर्चा किए, जानकारी प्राप्त किए, घी बन गया। फिर चंचु, दो अल्पप्राण चा हैं यहाँ तत्सम में। या चंचु शब्द जो हैं अब तद्भव के रूप में चोंच बन गया। फिर उसके बाद चूर्ण जो तत्सम शब्द है तद्भव में चूर बन गया। फिर उसके बाद छत्र, छत्र शब्द जो है छत्री के रूप में तद्भव में हमारे सामने आता है। फिर उसके बाद छिद्र जो है छेद के रूप में परिवर्तित होकर तद्भव शब्दों में प्रयोग हो रहा है। उसके बाद जिह्वा जो संस्कृत से आया हुआ शब्द है जो तत्सम कहते हैं जिह्वा। फिर यह शब्द जो है जीभ के रूप में प्रयोग में हो रहा है हिंदी में। यह जो है जीभ महाप्राण भ जो शब्द है यह तद्भव है। उसके बाद दंत, दंत जो है संस्कृत तत्सम है। फिर इसके बाद यह दंत शब्द जो है दांत के रूप में तद्भव में प्रचलित है। उसके बाद दश, दश शब्द जो है दस के रूप में मतलब तद्भव में प्रयोग हो रहा है। उसके बाद दधि, दधि शब्द जो है तत्सम है, यह दही के रूप में प्रचलित है वर्तमान काल में। उसके बाद दुग्ध, दुग्ध जो शब्द है वह तत्सम है। फिर दुग्ध के लिए दूध शब्द जो है परिवर्तित होकर तद्भव में प्रचलित है। उसके बाद दुर्बल शब्द जो है तत्सम है, यह परिवर्तित होकर
दुबला हिंदी में प्रयोग होता है। इस प्रकार तत्सम से परिवर्तित होकर तद्भव में कई प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं। उसके बाद अन्य शब्द देखेंगे किस प्रकार परिवर्तित होकर तद्भव में आए हैं। जैसे दीपक एक शब्द है, तो दिया के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, यह तद्भव है, दीपक के लिए दिया। फिर उसके बाद द्वि, द्वि शब्द जो है तत्सम है, उसका समान शब्द या द्वि परिवर्तित होकर तद्भव में आया है दो, जो हम गिनती के अंतर्गत संख्या के अंतर्गत शब्द प्रयोग करते हैं दो। फिर धूम्र, धूम्र जो है तत्सम शब्द है। फिर अगर ये इस शब्द के रूप में, इस शब्द के लिए समान तद्भव रूप है धुआं। धुआं से प्रश्न बनाया समझिए, धुआं डैश शब्द है, तो वहाँ लगता है हमको कभी कभी चंद्रबिंदी होने पर तत्सम भी लगता है, लेकिन धुआं जो है तद्भव है, धूम्र जो है तत्सम है। उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए, धैर्य जो शब्द है, धैर्य शब्द तत्सम है। फिर धैर्य के लिए तद्भव रूप है धीरज, धीरज तद्भव के रूप में हिंदी भाषा में प्रचलित है। उसके बाद नग्न और एक शब्द है, नग्न जो है तत्सम है। नग्न के लिए समान रूपी तद्भव शब्द है नवीन। उसके बाद नव के लिए नया। फिर ध्यान दीजिए, पाद तत्सम शब्द है, पाद के लिए पांव एक शब्द है, वह तद्भव है, पाद परिवर्तित होकर पांव बन गया। प्रिय एक शब्द है तत्सम, प्रिय अक्सर हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, लेखन में, कविता में या गद्य रचनाओं में कई संदर्भों में हम पढ़ते हैं या प्रयोग करते हैं प्रिय शब्द। प्रिय शब्द जो है परिवर्तित होकर प्यारा बन गया हिंदी में। उसके बाद प्रस्तर, प्रस्तर शब्द तत्सम है, प्रस्तर शब्द परिवर्तित होकर पत्थर बन गया तद्भव में। प्रस्तर हमको मालूम नहीं वास्तव में, कई प्रयोग के रूप में भी बहुत कम बार देखते हैं हम लोग प्रस्तर, तो यह तत्सम है। फिर अभी दोहराया था कि प्रिय जो है तत्सम है, लेकिन कभी कभी लगता है कि देशज। उसके बाद भक्त, भक्त शब्द जो है तत्सम है, लेकिन हिंदी में कई बार हम प्रयोग करते हैं कि यह भक्त शब्द, फिर यह शब्द जो है तत्सम कहलाता है, लेकिन हम भक्त के लिए हिंदी में भगत है। भगत के लिए प्रश्न इस प्रकार हो सकता है, भगत डैश शब्द है। जैसे भगत देखते ही हमको लगता है कि ये कोई तत्सम रूप या देशी रूप, देश शब्द के रूप में भी हमारे सामने आता है, लेकिन भगत जो है तद्भव है। उसके बाद भगिनी, भगिनी बिल्कुल अटपटा सा लगता है शब्द, लेकिन यह तत्सम है। जो तद्भव रूप है इसके लिए बहन, बहन के लिए तत्सम है भगिनी, भगिन परिवर्तित होकर बहन हो गया तत्भव में। उसके बाद भिक्षा, भिक्षा शब्द जो है तत्सम है, इसका समान रूप या परिवर्तित रूप है भीख, भीख जो है तद्भव रूप है हिंदी में। उसके बाद मित्रों भ्रमर, भ्रमर के लिए भंवरा शब्द का प्रयोग होता है। और एक शब्द है भ्राता, भ्राता जो है तत्सम है। यह भ्राता शब्द परिवर्तित होकर भाई हो गया तद्भव में। उसके बाद मनुष्य, मनुष्य कई बार प्रयोग करते हैं हिंदी में। मनुष्य जो है एकदम 100% आप ध्यान दीजिएगा कि तत्सम शब्द है, लेकिन फिर मनुष्य के लिए तद्भव रूप क्या होगा? मनुख, मनुख होगा तद्भव रूप। उसके बाद मयूर जो पक्षी है, मयूर जो है तत्सम है, मोर जो है तद्भव है। दो शब्दों पर अगर आप ध्यान हम ध्यान देंगे तो मयूर जो है तत्सम रूप है। 4 विकल्प होते हैं, दुविधा में ना पड़े परीक्षार्थी, मयूर तत्सम होगा, मोर जो है तद्भव के रूप में प्रयोग होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे मस्तक, मस्तक के लिए तद्भव शब्द है माथा, मतलब मस्तक परिवर्तित होकर माथा बन गया। उसके बाद मित्र,
मित्र शब्द जो है मीत के रूप में हमारे सामने है। फिर अन्य शब्दों पर ध्यान देंगे तो यहाँ मिष्ट एक शब्द है, यह संस्कृत कहलाता है। फिर मिष्ट परिवर्तित होकर तद्भव में मीठा बन गया। मीठा शब्द हम प्रयोग करते हैं अक्सर, लेकिन मिष्ट शब्द जो है बहुत कम संदर्भों में प्रयोग करते हैं हिंदी में। उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए, मुख। मुख कई बार कई संदर्भों में प्रयोग करते हैं। मुख जो है तत्सम है, तो मुख के लिए समान रूप तद्भव में है मुह, मतलब मुख मुह के रूप में परिवर्तित होकर तद्भव के रूप में प्रचलित है वर्तमान काल की हिंदी भाषा में। उसके बाद मुख्य। मुख्य एक शब्द है, मानक हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, यह तत्सम शब्द है। मुख मुख्य के लिए मुखिया समान शब्द है तद्भव में। उसके बाद मृत। मृत शब्द जो है तत्सम है, मृत के लिए मरा शब्द तद्भव में प्रयोग होता है। उसके बाद यमुना। यमुना शब्द तद्भव में जमुना के रूप में प्रयोग होता है। मतलब शंका में मत पड़िए, यमुना जो है तत्सम शब्द है, जमुना जो है तद्भव शब्द है। उसके बाद रत्न। रत्न जो है तत्सम है, इसका समान रूप, मतलब रत्न परिवर्तित होकर तद्भव में रतन बन गया है। इस प्रकार आप ध्यान देते हुए दोनों जो सूची आपके सामने प्रस्तुत किया, इस सूची पर ध्यान देते हुए थोड़ा अगर आप नोट्स बनाएं परीक्षा से पहले दोहराने के लिए, पुनस्मरण करने के लिए बहुत सरल होगा परीक्षार्थियों के लिए। उसके बाद ध्यान दीजिए मित्रों, अन्य शब्द कुछ हैं। रात्रि। रात्रि शब्द जो है तत्सम है, यह परिवर्तित होकर रात बन गया है। रात हम कई बार प्रयोग करते हैं, उस तरह रात्रि भी प्रयोग करते हैं हिंदी में, तो रात्रि परिवर्तित होकर रात बन गया है। उसके बाद लज्जा। दो अल्पवर्ण जा हैं लज्जा में, यह तत्सम शब्द कहलाता है। तो लज्जा जो है लाज के रूप में परिवर्तित होकर तद्भव में है। उसके बाद लोक। लोकगीत जैसे हम प्रयोग करते हैं कई बार हिंदी में, लोक जो शब्द है तत्सम है। उसके बाद लोक परिवर्तित होकर तद्भव में लोक बन गया, जो वर्तमान काल की भाषा में अक्सर हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद वधु। वधु शब्द जो है मानक संस्कृत शब्द है, जो हिंदी में प्रयोग करते हैं, जो तत्सम कहलाता है वधु। वधु शब्द जो है तद्भव के रूप में, मतलब वधु परिवर्तित होकर बहु बन गया तद्भव में। तो बिल्कुल यहाँ प्रश्न बन सकता है कि वधु डैश शब्द है, तो तत्सम विकल्प को चयन करना होगा परीक्षार्थी। उसके बाद वधु परिवर्तित होकर बहु बन गया था, बहु डैश शब्द है, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। यहाँ बहु जो है तद्भव शब्द है, वधु परिवर्तित होकर तद्भव में आया है। उसके बाद वर्षा। वर्षा भी कई बार हम प्रयोग करते हैं, कई बार देखते हैं, पढ़ते हैं साहित्य में या दैनिक जीवन में। वर्षा जो है तत्सम शब्द है, वर्षा परिवर्तित होकर तद्भव में बरखा बन गया है। उसके बाद वानर। वानर तत्सम शब्द है, जैसे तेलुगु भाषी भी जानते हैं वानर, तेलुगु में भी प्रयोग करते हैं वानरम, या इस प्रकार प्रयोग होता है तेलुगु में भी। तो वानर शब्द जो है तद्भव में बंदर बन गया है। प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है कि बंदर, नहीं तो प्रश्न उल्टा भी हो सकता है, यह तद्भव शब्द है, नीचे बंदर भी होगा, वानर भी होगा, कुछ अन्य रूप होते, तो वहाँ सही विकल्प बंदर को चयन करना होता है। मतलब उल्टा उल्टा प्रश्न, जैसे मैं सामान्य रूप से प्रश्न उदाहरण देते हुए आपके सामने प्रस्तुत किया, लेकिन यहाँ बंदर शब्द से, मतलब बंदर शब्द को लेकर प्रश्न बना सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वाष्प के लिए भाप, मतलब वाष्प जो है तत्सम है, वाष्प परिवर्तित होकर भाप, मतलब महाप्राण भ शब्द जो है तद्भव है। उसके बाद वार्ता। वार्ता तत्सम शब्द परिवर्तित होकर बात बन गया था। इस प्रकार कई प्रकार के शब्द
तत्सम से परिवर्तित होकर तद्भव में आए हैं। उसके बाद कुछ शब्द है विवाह, विवाह तत्सम है, तो विवाह शब्द जो है परिवर्तित होकर ब्याह बन गया तद्भव में। यहाँ प्रश्न बन सकता है ब्याह शब्द क्या है? तद्भव है, नहीं तो तद्भव शब्द पहचानिए, नीचे ब्याह होगा, विवाह भी होगा, इस प्रकार अन्य शब्द भी होते हैं। उसके बाद शाव तत्सम शब्द है, शाव के लिए तद्भव शब्द है साग। इस प्रकार शब्द हम देखने को मिलते हैं। उसके बाद शिर, शिर शब्द तत्सम है, फिर उसका समान रूप तद्भव रूप है सिर। फिर उसके बाद और एक शब्द है शिक्षा, तत्सम कहलाता है, तो शिक्षा परिवर्तित होकर सीख के रूप में तद्भव में पाया जाता है हिंदी में। उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए श्वास, श्वास तत्सम रूप है, फिर श्वास के लिए सांस जो चंद्रबिंदी के रूप में हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो इस प्रकार तत्सम से परिवर्तित होकर प्रचलन में प्रचलित है। उसके बाद सत्य, सत्य के लिए सच तद्भव रूप है, सत्य जो है तत्सम है, सच जो है तद्भव रूप है। मतलब विभाजन करते हुए अगर हम अध्ययन करेंगे तो याद रखना अत्यंत आसान है। उसके बाद सप्त, सप्त जो है संख्या के रूप में संस्कृत में प्रयोग होता है, यह तत्सम है। उसके बाद सप्त परिवर्तित होकर सात के रूप में, मतलब संख्या के रूप में तद्भव बनकर हिंदी में प्रचलित है। उसके बाद सर्व, सर्व शब्द जो है संस्कृत शब्द है, परिवर्तित होकर सब बन गया, जो अल्पप्राण बा है सब, यह तद्भव शब्द कहलाता है। वर्तमान काल में सब और सर्व दोनों प्रयोग होता है हिंदी में। उसके बाद सूर्य, सूर्य तत्सम शब्द है, यह भी हम वर्तमान काल की दैनिक मतलब बोलचाल की भाषा में या रोज़मर्रा की भाषा में या लिखित सामग्री में पढ़ते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो लिखित रूप में भी, लिखित कार्य में भी हम सूर्य शब्द प्रयोग करते हैं, जो तत्सम कहलाता है। उसके बाद ये जो सूर्य शब्द के लिए सूर्य शब्द परिवर्तित होकर तद्भव में सूरज बन गया है, मतलब सूरज यहाँ तद्भव कहलाता है। परीक्षार्थी ध्यान दें, यहाँ सूरज जो है तद्भव है। मित्रों इस प्रकार तुलना करते हुए कहाँ प्रयोग करते हैं, कहाँ प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब अक्सर हम बोलचाल के रूप में प्रयोग करते हैं या लिखित कार्य में प्रयोग करते हैं या पढ़ते हैं, इस प्रकार थोड़ा बहुत ध्यान देते हुए आप लोग अगर अध्ययन करेंगे तो बहुत आसान होगा। उसके बाद और एक शब्द है सौभाग्य, सौभाग्य के लिए तद्भव शब्द है सुहाग। दो शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग, कैसे भी मौखिक रूप में या लिखित रूप में, दो शब्द हम देखने को मिलता है हिंदी में। उसके बाद ध्यान दीजिए स्तन, स्तन के लिए थन प्रयोग होता है, फिर स्वर के लिए सुर प्रयोग होता है, हस्त के लिए हाथ प्रयोग होता है, हास के लिए हंसी प्रयोग होता है, क्षीर के लिए खीर प्रयोग होता है, क्षेत्र के लिए खेत प्रयोग होता है। इस प्रकार सूची आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस सूची को ध्यान देते हुए मतलब पढ़ते हुए एक लिखित सामग्री आपके सामने प्रस्तुत कीजिए। इस प्रकार मित्रों कई प्रकार के तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों से संबंधित आपके सामने प्रश्नों के रूप में, उदाहरण के रूप में जितना हो सके आपके सामने प्रस्तुत किया। उदाहरण के तौर पर इस तरह आप लोग इस तरह चीज़ों पर ध्यान देते हुए सरल रूप में, कभी कभी परीक्षा में जोड़ी के रूप में भी आ सकता है, मतलब एक जोड़ी में एक साइड में मतलब दाएं बाएं दो रूप होते हैं, तो एक रूप में कुछ भाषा से संबंधित शब्द देते हैं, एक तरफ आपको भाषा देते हैं, तो जोड़ी बनाना है, आपको सही चांटना है, देशी शब्द, विदेशी या तत्सम शब्द, इस प्रकार। तो फिर नीचे आपको सही विकल्पों से संबंधित विकल्प रहेंगे। तो इस प्रकार परीक्षार्थी ध्यान देते हुए आगे बढ़िए। इस प्रकार परीक्षार्थी
ध्यान दीजिए और अच्छा तैयारी कीजिए। जो बिंदु आपके सामने प्रस्तुत किया कम समय में, इस तरह के जो भी विषय है, विषय पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। और कुछ आपके मन में शंका है तो softnet.com या TSAT चैनल गूगल में सर्च करके या यूट्यूब से भी पुराने वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ फीडबैक देना है तो softnet.com वेबसाइट से भी आप फीडबैक दे सकते हैं। फ़ोन पे अगर बात करना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर डायल करके आपकी जो भी शंकाएं हैं हमारे तक पहुंचाइए और इससे बेहतर कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दूसरे विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।